नमस्कार, इंडियन एनालिसिस रीवा के रण में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश की सियासत में विंध्य क्षेत्र के बिना अधूरी रही है। इस क्षेत्र ने सूबे को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कई मंत्री दिए हैं। विंध्य की सियासत का गढ़ रीवा माना जाता है। ये वही रीवा है जो सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये वही रीवा है जो सुपारी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। ये वही रीवा है जिसके विश्व प्रसिद्ध दशहरी आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये वही रीवा है जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल तानसेन और बीरबल की जन्मभूमि है। इन सभी उपलब्धियों के साथ रीवा अपने अभूतपूर्व विरासत के लिए भी जाना जाता है। अपनी अभूतपूर्व विरासत को समेटे हुए रीवा की राजनीति भी दिलचस्प रही है। अनरिजर्व्ड रही इस सीट पर हुए अभी तक के चुनाव में यहां की जनता ने किसी एक पार्टी को लंबे समय तक टिकने नहीं दिया। रीवा लोकसभा में आती है और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि यहां की जनता लगातार बदलाव पसंद करती रही है। पहले कभी कांग्रेस, फिर जनता दल, फिर निर्दलीय, बसपा और बीजेपी। पिछले 2 चुनाव की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां परचम फहराया है और एक बार फिर जनार्दन मिश्रा मैदान में है। दूसरी तरफ उनके मुकाबले की हम बात करें तो जिस तरह से जनार्दन मिश्रा का जो मुकाबला है कांग्रेस की नीलम अभय मिश्रा से, हालांकि यहां पर बसपा को भी नहीं नकारा जा सकता क्योंकि बसपा ने 3 चुनाव यहां पर जीते हैं। तो यही कारण है कि अपने तरह की एक अलग लोकसभा सीट, और आज एनालिसिस में हम इसी लोकसभा सीट को जानने की कोशिश करेंगे, इसकी तासीर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह जनता यहां पर किसी एक को लंबे समय तक टिकना नहीं देती है और जिस तरह से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 चुनाव, जनार्दन मिश्रा ने 2014 का लोकसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव यहां से जीता है और एक बार फिर वो मैदान में है। किस तरह से गुणागणित रहने वाला है, किस तरह से चीजें अब रीवा लोकसभा में हैं। और अगर देखा जाए विंध्य की हम बात करें तो चाहे 2018 की बात कर ले, भले 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, लेकिन विंध्य ने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। ठीक ऐसा ही 2023 के विधानसभा चुनाव में हुआ। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें, अपने खास मेहमानों के पास चलेंगे, हमारे जो सहयोगी हैं रीवा से उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ इस बार लोकसभा चुनाव में रीवा में मुद्दे हों, चाहे जनता की बात हो या फिर दावेदारों की। हमारे साथ में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। प्रेम व्यास जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं कविता पांडे जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस मध्य प्रदेश। कविता जी, आपका स्वागत है। और हमारे सहयोगी रीवा से हमारे संवाददाता सुशील चतुर्वेदी हमसे जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। हम बात रीवा लोकसभा सीट की कर रहे हैं, हम ये भी बात कर रहे हैं, लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर ये फ्लैश कर रहे हैं कि किस तरह का गुणागणित इस सीट पे रहा है, क्योंकि इसका एक लंबा इतिहास रहा है। रीवा की अगर हम बात करें तो तमाम सारी खूबियां लिए हुए रीवा है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया। इसके अलावा चाहे कांग्रेस हो या फिर जनता दल की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, 3 बार बसपा यहां से जीतती आई है। सुशील, इस बार का जो मुकाबला है या जो समर है, जो रण है, किस रूप में देखते हैं? जनार्दन मिश्रा एक बार फिर तीसरी बार मैदान में है और दूसरी तरफ मुकाबला उनका नीलम अभय मिश्रा से है। किस तरह से जो चीजें दिख रही हैं अभी? बिल्कुल राजेश जी, बता दें मध्य प्रदेश में जैसा कि आपने कहा कि विंध्य का एक अलग रोल है और रीवा, चूंकि रीवा से ही विंध्य की जो पूरी राजनीति है वो कहीं न कहीं छटा बिगाड़ती है और उसी के चलते रीवा एक राजनीति का केंद्र बिंदु है विंध्य का, कि अगर यहाँ से कोई भी दल बढ़ता है तो उसका असर पूरे विंध्य क्षेत्र में होता है राजेश जी। और ये विधानसभा में और लगातार कई चुनाव में देखा गया है कि जिस दल को रीवा में, खासतौर से रीवा में की बात की जाए तो रीवा संसदीय क्षेत्र में, रीवा लोकसभा में
8 विधानसभा हैं और 8 विधानसभा में वर्तमान में 7 भाजपा के पास और 1 सीट कांग्रेस के पास है, जो कि सिमरिया विधानसभा है, जहां से अभय मिश्रा विधायक हैं और अभी वर्तमान में उनकी धर्मपत्नी अभय नीलम मिश्रा लोकसभा प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। और बात की जाए राजेश जी भाजपा की, तो भाजपा ने अपने 10 वर्ष के लगातार जो सांसद रहे जनार्दन मिश्रा हैं, उन पे भरोसा जताया है और एक बार फिर उन्हें मैदान पे उतारा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो मुकाबला है वो बहुत ही दिलचस्प है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किसी को नहीं भूलना चाहिए कि जो बसपा है वो समीकरण बिगाड़ने का काम करती है राजेश जी अक्सर। चलिए सुशील, हालांकि इसी पे आना चाहता था सुशील, मैं इसी बसपा बात पे आना चाहता हूं। आपने जिस तरह से कहा कि बसपा का एक अहम रोल कभी इस विंध्य में और विंध्य की रीवा लोकसभा सीट पे हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से सनय सनय जो बसपा का जो प्रभाव है न केवल रीवा में बल्कि अन्य क्षेत्रों में जहां पर प्रभाव दिखता था वो कम हुआ है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 चुनाव वहां से जीते। और अब ये कहा जाए, पहले जिस तरह की तासीर की मैंने बात की कि रीवा की जनता एक अलग तरह की तासीर रखती है, एक अलग तरह की पसंद रखती है, वो लंबे समय तक ज्यादा किसी को टिकने नहीं देती। अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत रही है तो उसका कारण यही है कि बहुजन समाजवादी पार्टी कभी जो जिस स्थिति में मजबूत हुआ करती थी, यूपी से लगा हुआ बेल्ट है, वो अब नहीं है। और यही कारण है कि भाजपा को इसका फायदा मिल रहा है। बिल्कुल राजेश जी, बसपा का जनाधार घाटा है, लेकिन आज भी जो बसपा है कहीं ना कहीं समीकरण, जैसे हमने आपसे पहले कहा कि समीकरण बिगाड़ने का कार्य करती है और इसी का फायदा भाजपा और कांग्रेस दोनों को मिलता है जहां पर ऐसी सीटें सामने आती हैं। अभी वर्तमान में रीवा लोकसभा की बात करेंगे तो रीवा लोकसभा में 18,50,000 मतदाता हैं जो ये उम्मीदवारों के भाग का फैसला करेंगे। जैसे कि बसपा से अभिषेक पटेल मैदान पे हैं और रीवा लोकसभा सीट से जनार्दन मिश्रा हैं, अभय मिश्रा नीलम है। तो मुकाबला पूरा दिलचस्प देखा जा रहा है राजेश जी। और यहाँ का समीकरण समझना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो ब्राह्मण मतदाता है, ब्राह्मण मतदाता पे विशेष जो राजनीतिक दल है उनका फोकस होता है और कहीं न कहीं ब्राह्मण मतदाता के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति, बिंद की पूरी राजनीति। चलिए बेहतर बात कर रहे हैं सुशील, आप बेहतर बात कर रहे हैं। मैं इसी बात पर आऊंगा क्योंकि मुझे जिस तरह की जो चीजें हैं, जिस तरह के समीकरण दिख रहे हैं, और आपने बात की ब्राह्मण मतदाता की, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ब्राह्मण कैंडिडेट की हम बात करें तो वो भी एक लंबी फेहरिस्त उसकी भी है कि ब्राह्मण कैंडिडेट भी यहां से जीतता रहा है। मैं सीधे कविता पांडे जी के पास में आता हूं। रीवा से आती हैं, बेहतर तरीके से उस परिवार से आती हैं कि एक लंबा राजनीतिक करियर वहां पर रहा है और लगातार बदस्तूर जारी है। यह अलग बात है कि समय के साथ में तमाम सारी चीजें बदली हैं और मुझे लगता है कविता जी के साथ भी वो चीजें बदली होंगी। मैं कविता जी, सीधा सा सवाल हमारा इस बात को लेकर है कि कभी कांग्रेस का यहां वर्चस्व रहा करता था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ विंध्य में कि अब कांग्रेस मुकाबले में नहीं दिखती। हमने पिछले 2 चुनाव देखे, उसमें जिस तरह से जनार्दन मिश्रा जीते, और दूसरी तरफ 18 का चुनाव भी देखा कि पूरे अन्य अंचल कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन विंध्य ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए 23 की, तो फिर आशीर्वाद दिया है। कहां कमी रह गई कांग्रेस में, इस तरह की एक बेहतर विकल्प नहीं बन पाई? आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। यत्र नरेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के इस देश में रीवा लोकसभा में पहली बार एक महिला को टिकट मिला है और मैं उम्मीद करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही यहाँ से चुनाव जीतेगी। बहुत सारी बात अभी सुशील भाई कह रहे थे, ये यहाँ के वोटर होने के साथ साथ बहुत जमीनी पकड़ वाले पत्रकार हैं और यहाँ की जमीन को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ तो नारी शक्ति वंदन की बात की, लेकिन वो कागजों में ही उनका वंदन रहा और कांग्रेस पार्टी ने वस्तुतः वंदन करके एक महिला को भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रही है और इनको ले आकर टिकट दिया। और उसके बाद अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी निसंदेह यहाँ से चुनाव जीतेगी। जरूर विधानसभा में हम लूजर रहे,
7 सीटें भाजपा ने जीती और 1 कांग्रेस जीती। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। लोकसभा राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है और आप सब देख पा रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में जिसकी वकालत की थी और जिन गारंटियों को लेकर मोदी और उनकी सरकार आई थी, वो गारंटियों में ये सब सुपर फ्लॉप साबित हुए हैं। आप याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हर खाते में जाएंगे, काला धन आएगा, ब्लैक मनी आएगी, शक्कर 30 रुपए किलो मिलेगी, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, और तमाम इस तरीके के लोक लुभावन वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी आई। लेकिन उसमें ये खरी नहीं उतरी। आज ये महंगाई की बात ही नहीं करते, महंगाई का माँ कहने से ये डरते हैं। अभी प्रेम भैया यदि महंगाई बोल देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। इस तरीके से जीएसटी की बात करें कि एक देश एक कर, लेकिन लगता है कि दारू और डीजल पेट्रोल एक देश के भीतर आता ही नहीं है। तो इनकी कथनी और करनी में व्यापक पैमाने में अंतर है। इसीलिए रीवा लोकसभा जो सीट है समाजवादियों का गढ़ रही है और देश में कुछ भी होता है यहाँ पृथक तरीके के नतीजे देने के लिए रीवा लोकसभा जाना जाता रहा। आप याद कीजिएगा कि महाराजा मार्तन सिंह को यहाँ के एक जमुना प्रसाद जी, जिन्होंने अपनी आंखों स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उनकी आंखें चली गई थी, शहादत हो गई थी, तो उसके बावजूद वो अंधे थे और उसके बावजूद उन्होंने वो महाराजा साहब को पटकनी दी थी। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी का जो पहला सांसद रहा वो रीवा रहा। तो यहाँ अप्रत्याशित, अनोखे, विलक्षण नतीजे देने के लिए रीवा लोकसभा जाना जाता है। तो बहुत आश्चर्य मत कीजिएगा आप कि इस बार जो नारी शक्ति बंधन भारतीय जनता पार्टी के भाषणों में वस्तुतः रीवा लोकसभा में चरितार्थ हो जाए और यहाँ हमारी लोकसभा की जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीतकर संसद में आए और आम जनता के कल्याण। चलिए कविता जी, दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ में है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कविता जी कह रही हैं, कांग्रेस जिस तरह से कह रही है और रीवा जिस तरह से हम उसकी तासीर की बात कर रहे हैं, उसके नेचर की बात कर रहे हैं कि रीवा किस तरह की एक लोकसभा रही है, और ये बिल्कुल भी सही बात है जिस तरह से कविता जी भी कह रही हैं। और एक जो लंबी 1952 से लेकर अभी तक जो कुछ वहां पर घटित हुआ है और जो कुछ चीजें हुई हैं वो भी हमारे सामने है कि चाहे वो राजा मार्तंड सिंह की हम बात कर लें या फिर यमुना प्रसाद शास्त्री की हम बात करें या फिर बीएसपी के भीम सिंह पटेल की बात करें, बुद्धदेव सेन की बात करें, एक लंबी फेहरिस्त जिस तरह से कि अलग अलग चेंजेस वहां पर हुए हैं। वो कह रही है कि अब जो अपना वो घोषणा पत्र लेकर आए हैं 5 न्याय और 25 गारंटी लेकर आए हैं, उसमें नारी सम्मान की 5 बातें हैं, और वो कह रही है कि रीवा जिस तरह में रीवा की तासीर रही है इस बार परिणाम भी उलट दिखेंगे। क्या एक चुनौती है इस समय रीवा भारतीय जनता पार्टी के लिए? व्यास साहब। राजेश जी, सबसे पहले तो आपको और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। दूसरा, जो एक बात की गई है रीवा और विंध्य क्षेत्र को लेके, तो निश्चित रूप से विंध्य क्षेत्र का अपना एक अनूठा इतिहास रहा है। अगर उसमें मुख्य करके रीवा की बात करेंगे तो एक समय वो भी था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने रसोइये को, अपने यहाँ काम करने वाले स्टाफ के मेंबर को अगर भेज दिया था तो यहाँ की जनता ने उनको भी जिताने का कार्य करा था। अगर दृष्टिबाधित व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ा था तो वे भी जीते हुए थे। बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ से स्थान देने का कार्य करा था। श्रीनिवास तिवारी उसके बाद में कांग्रेस से पुनः 98 के दौर में, और उसके बाद में जनार्दन मिश्रा जी। अब मुख्य बात जो है, जनार्दन मिश्रा जी जब चुनाव लड़े थे 2014 से, तब वे 46.8% वोट हासिल कर रहे थे, और उसके बाद में जब चुनाव हुआ 2019 का तो निश्चित रूप से वोटों में इजाफा हुआ 57.6%। मतलब यहाँ की जनता ने विकास को सार्थकता प्रदान करी जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास कराया। अगर टनलों का निर्माण हुआ है 1004 करोड़ रुपए से, तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। अगर 17,000 करोड़ रुपए किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार विंध्य क्षेत्र में अगर इन्वेस्ट करें तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करें। अगर स्मार्ट पंचायतों का काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। अगर सीएम जो 387 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी द्वारा विकास कार्यों के लिए प्रेषित किए गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किए गए। तो निश्चित रूप से जो विकास की गाड़ी अग्रसर हो रही है उसमें पूरे रीवा क्षेत्र की जनता अभिभूत होकर अपना मत प्रदर्शित कर रही है। इसीलिए तो जब पहला चुनाव होता है और दूसरा चुनाव होता है तो लगभग 10% का मत में इजाफा होता है। ये इस चीज को इंगित करता है कि विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जनता का पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
एक अगर श्रीनिवास तिवारी जी के लिए बात करेंगे तो उनका परिवार कांग्रेस से था, चुनाव लड़ा, लगभग 40 वर्षों तक कांग्रेस के शासन रहा वहां पर, और उसके बाद में उनके जो पौत्र है उनका मोह भंग कांग्रेस से होना, तो निश्चित रूप से यह इस चीज को इंगित करता है कि कांग्रेस अब वहां पर धरातल पर लोगों के मध्य में नहीं है, सिर्फ जो नेता बचे हैं उनके मध्य में है। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद रीवा में या फिर रीवा की जो विधानसभा है उसमें या फिर विंध्य में मिला है, लेकिन जो डेवलपमेंट, जो विकास, क्योंकि कोई भी चुनाव होता है, कोई भी जनप्रतिनिधि सामने आए, सबसे जनता का यही रहता है कि एक बेहतर विकास वहां पर हो। अभी भी एक वहां पर रोजगार की एक बड़ी समस्या है, इतना सब होने के बावजूद भी एक बड़ा उद्योग जिस तरह से वहां पर होना चाहिए था वो नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं आवागमन की एक बेहतर जो चीजें होना चाहिए वो नहीं है। नहीं लगता कि तमाम सारी होने के बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी को वहां से मिला है, अभी भी जो रीवा है विकास की जो बाट है वो जो रहा है? कंपनीज कब आती है? जब वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, सड़क, पानी, बिजली, ये 3 मुख्य आवश्यकताएं होती है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके वहां फैक्ट्रीज का आवागमन होने के लिए। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है, जैसे मैंने टनल का नाम लिया, तो ये पूरे भारत की सबसे चौड़ी और लंबी टनल है ताकि आवागमन की सुविधाएं वहां पर हो सके। तो निश्चित रूप से जो विकास के कार्य किए गए, उन्होंने, मेरी बहन कह रही थी कि नारी शक्ति अधिनियम वंदन योजना हम लेकर आए, मातृ वंदन अभियोजना हम लेकर आए, वहीं आपके नेता नारी शक्ति से जो है लड़ने का कार्य करते हैं कि हम सनातन में जो शक्ति है उससे लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से इन दोनों बातों को मेरी मातृ शक्तियां, युवा, किसान, बेरोजगार सभी देख रहे हैं, और जिस तरह से विकास कार्य किया जा रहा है, अगर 10% वोटों का इजाफा अगले ही चुनाव में होता है तो ये इस चीज को प्रतीत करता है कि वहां पर विकास कार्यों को समर्थन, सार्थकता प्रदान करनी है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। हमारे सहयोगी सुशील चतुर्वेदी लगातार रीवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, एक बड़ा सवाल यहाँ ये बनता है कि जब हम 1952 से अभी तक नजर डालते हैं तो तमाम सारी चीजें वहां पर दिखती है कि किस तरह से रीवा की जनता ने वहां पर अपना जनप्रतिनिधि चुना और किसी को बहुत ज्यादा हावी नहीं होने दिया। अगर उसको लगा कि नहीं, हमने 5 साल के लिए इन्हें चुना था, हमारी उम्मीदों पर ये खरा नहीं उतरे, भले वो किसी दल के हों, उनको ये साइडलाइन कर दिया। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से अब लगातार वहां पर आशीर्वाद मिल रहा है, एक ये भी कारण है कि अगर हम पिछला 2019 का चुनाव देखें और जनार्दन मिश्रा जिस तरह से जितने, तकरीबन मुझे लगता है कि 3.5 लाख वोट के आसपास, जो मेरे पास फिगर है, 3,12,860 मतों से जीते थे। एक बड़ी जीत बताई जा रही है कि एक बड़ी जीत उस लोकसभा में इनकी है। आखिर कौन सी ऐसी चीजें हुई कि ये सारा जो मतदाता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हुआ? एक कारण एक है, ठीक है, बसपा वहां पर कमजोर हुई है, लेकिन कांग्रेस, आखिर कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ रहा है रीवा। श्रीनिवास तिवारी जी की बात कर लें, उनके परिवार की हम बात कर लें, अर्जुन सिंह भी उसी अंचल से आते थे, उसके बावजूद भी इस तरह की दिशा किस रूप में देखते हैं सुशील इसको? बिल्कुल राजेश जी, ये बिल्कुल समझना होगा कि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ गिरा है और भाजपा लगातार कई चुनावों में इन सीटों पे अपना कब्जा बनाए रखी है, और उसी का कहीं न कहीं नतीजा है कि जब यहाँ से सर्वाधिक सीटें जीत के विधानसभा पहुंचते हैं तो उसका इनाम बिंद को मिलता है, और उसके रूप में कहीं न कहीं डिप्टी सीएम आप देख सकते हैं राजेंद्र शुक्ल हैं, और उनके ही कहीं न कहीं कंधों पे पूरा बिंद का जो चुनाव है, और जिस तरीके से वो स्टार प्रचारक के रूप में है और लगातार वो अन्य जिलों पे भी दौरे पे रहते हैं, तो कहीं न कहीं असर दिख रहा है। और रीवा में डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट के कार्य तो हुए हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है कि कहीं न कहीं रोजगार के कोई बड़ा अवसर यहाँ पर अभी नहीं दिखाई पड़ रहा, जिससे कि ये कहा जा सके कि बड़े उद्योग धंधे लगाए गए हैं। ऐसा अभी कोई भाजपा शासन काल में भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा राजेश जी। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ गिरा है, और जबकि ये पूरा कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, बिंद बात की जाए तो मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह यहाँ से रहे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यहाँ से रहे, तो एक गढ़ पूरा जो था वो कांग्रेस का एक गढ़ हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से समय बीतता गया और उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस सिमटती गई, और आज कांग्रेस की ये स्थिति है कि हर जिले में कहीं न कहीं एक विधायक उनका बचा है, जबकि 6-6, 7-7 सीटें हर जिले पे हैं राजेश जी। तो
कांग्रेस का कहीं न कहीं स्तर जो है वो राजनीतिक रूप से नीचे गिराफ गया है। जी। चलिए, मैं एक बार फिर कविता पांडे जी के पास में आता हूं। कविता पांडे जी, क्योंकि कैंडिडेट सिलेक्शन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है रीवा में, इस बार जिस तरह से नीलम अभय मिश्रा को वहां से उम्मीदवार बनाया है, उनके पति अभय मिश्रा जो एकमात्र सीट है वो उन्हीं की है, ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा एक चैलेंजिंग है? क्योंकि अब तो ये स्थिति हो गई, एक बार जिस तरह से मैंने नाम लिया कि एक लंबी फेरहिस्त वहां पर चेहरों की होती थी और कहीं ना कहीं इतने चेहरे थे कि हर चेहरे की कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक खनक होती थी। लेकिन अब अगर देखें तो जिस तरह से ग्राफ गिरने के साथ भी जो चेहरे वहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं दिखा। क्या मानती है कि बड़ी चुनौती कांग्रेस की इस समय है? क्योंकि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से आशीर्वाद मिला, फिर जनार्दन मिश्रा वहां पर हैं, 3,12,000 से ज्यादा मतों से जीतते हैं, एक बड़ी चुनौती रीवा में किस तरह से प्रोडक्ट करेंगे इस चुनाव को कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? निसंदेह ये जो विंध्य था माननीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी का गढ़ रहा है। यहाँ पे अर्जुन सिंह जी, इंद्रजीत कुमार पटेल साहब और ये सब मिलके बहुत अच्छा काम करती थी और कांग्रेस घर घर में थी, जन जन में थी और तमाम लोग कांग्रेस से जुड़े थे। विधानसभा में तिवारी परिवार की उपेक्षा के कारण, जैसा व्यास जी बोल रहे हैं, उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को संपूर्ण विंध्य में उठाना पड़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि उस झटके से कांग्रेस पार्टी उभरी है। और हम सब ने देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज हैं। आपको पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से कांग्रेस पार्टी जूझ रही है और हम लोगों ने एक मजबूत प्रत्याशी को चुनाव में उतारा है ताकि भारतीय जनता पार्टी के धन बल, पूंजी बल से लड़ाई लड़ सके। और दूसरी बात मैं देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का 20 साल का शासन यहाँ है, लेकिन यहाँ पर उद्योग के नाम पर ठन गोपाल है। एक भी उद्योग धंधे लगे नहीं जिसमें यहाँ के विंध्य के और खासतौर पे रीवा जिले के युवाओं को रोजगार मिल सके। एक सोलर प्लांट लगा जरूर, लेकिन वहां मेट्रो में, दिल्ली के मेट्रो के लिए तो बिजली जा रही है 2 रुपया 19 पैसा यूनिट, लेकिन रीवा वालों को 10 रुपए यूनिट लग रही है। इसी तरह गर्ल्स डिग्री कॉलेज सन 64 में एक रीवा में आया था कांग्रेस पार्टी के शासन में, और उसके बाद जब हायर एजुकेशन मिनिस्टर जीतू पटवारी जी बने थे तो रीवा में आके उन्होंने गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बात की थी, स्थापना की बात की थी, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार अल्प समय की सरकार थी वो चली गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस हमारे प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ये सब मुद्दे बहुत अहम हैं और रीवा की जो तासीर है वो विद्रोही तासीर है। ये समाजवादियों का गढ़ है, मैं पुनः कह रही हूँ, और विद्रोही तासीर के लोग यहाँ रहते हैं। ये बहुत ज्यादा दबते झुकते नहीं है और स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ करे तो उसको बख्शते थोड़ा सवाल कर ले तो आपने कविता जी जिस तरह से कहा कि हमारे कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए, फिर आपने कहा कि हमने एक मजबूत कैंडिडेट को उतारा है। बिल्कुल तो जी बिल्कुल। चलिए, मैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास में आ जाता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जिस तरह से कविता जी कह रही हैं, तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही हैं, क्या कुछ चीजें एड ऑन करना आप चाहते हैं? कि उम्मीद बहुत ज्यादा है, अगर आपको यहाँ पर भरपूर, पहले ये था कि 2018 में जब आशीर्वाद मिला था, जब प्रतिनिधित्व कम मिला तो फिर कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़े हुए, लेकिन 23 में जिस तरह से आशीर्वाद दिया आपने, बिल्कुल निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम वहां से हैं और तमाम सारी चीजें हैं। अब कौन सी ऐसी चीजें कि आपको लगता है कि नहीं, रीवा से, विंध्य से इतना आशीर्वाद मिला है, अभी उस हिसाब से उस पैरामीटर्स पर वहां पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसके लिए और दरकार है और काम करने की जरूरत है? डॉक्टर प्रेम व्यास। देखिए राजेश जी, जो ग्राउंड पे डेवलपमेंट की आवश्यकता थी, निश्चित रूप से उसको करने के लिए एक लंबा समय लगा, क्योंकि 70 वर्षों में अगर डेवलपमेंट का कार्य वहां पर किया जाता तो निश्चित रूप से अभी फाइनल डेवलपमेंट की हम और होते। लेकिन जो मैंने कहा, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पहले उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद में आज हम इस अवस्था में है कि वहां पर अब हम नौकरियों का सृजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जो क्रेडिबिलिटी वर्ड जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। क्रेडिबिलिटी आज भारतीय जनता पार्टी की ये है कि नरेंद्र मोदी जी अगर किसी गारंटी देते हैं तो जनता उसको प्रतिसाद स्वरूप स्वीकार करती है। और दूसरी चीज है विद्रोही, जो इन्होंने शब्द कहा था, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं, क्योंकि विद्रोही शब्द का प्रयोग जो पूर्व में जो वक्तव्य दिए गए थे, अभी वे दल आज कांग्रेस के साथ में जिन्होंने ये कहा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए, और उसके बाद का शब्द
और तिलक तराजू और तलवार और इनको मारो जूते चार, इन दलों के समर्थन के साथ में अगर आज कांग्रेस आगे बढ़ती तो निश्चित रूप से जनता इनको प्रतिसाद देगी। ठीक है कीजिए भैया, कविता जी कुछ कह रही आ गया 15 लाख रुपए दे दिया, उस पर बात कीजिए प्लीज। बता देता हूँ 15 लाख की बात भी आप पूछ लीजिए ना। आप मेरे को एक बात बताइए जो आपने दी थी, कविता जी, मैं आपके जवाब दे देता हूँ, प्रश्न कर लीजिए। चलिए सुशील जी मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा, सुशील चतुर्वेदी से फाइनल कमेंट चाहूंगा कि जिस तरह से जिन रीवा के मुद्दों की बात हो रही है, लेकिन अगर हम इस चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों उतने वो हावी नहीं है जितने चाहे वो राष्ट्र हित के मुद्दे हो, चाहे सनातन का मुद्दा हो। मैंने देखा कि चाहे पीएम नरेंद्र मोदी की अभी सभाएं हुई मध्य प्रदेश में, या फिर अमित शाह की भी हुई है, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह की हुई है। क्या लगता है कि रीवा में राष्ट्र से जुड़े मुद्दे सुशील हावी है? अजय जी, निश्चित तौर पे स्थानीय मुद्दे तो कहीं चुनाव में दिख नहीं रहे हैं, लेकिन बात की जाए अब 26 तारीख का इंतजार है। 26 तारीख को जब जनता अपने मतों का अधिकार को उपयोग करेगी उसके बाद ही, और जब 4 मई को परिणाम आएंगे उसके बाद ही 4 जून को जब परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा राजेश जी की वक्त की कमी है। और फिर जिस तरह से रीवा लोकसभा सीट की बात करें, उसकी तस्वीर की बात करें, निश्चित तौर पर जो रीवा का रण है लगातार गर्माता हुआ जा रहा है। जिस तरह से सुशील कह रहे हैं कि ये तो 4 जून को ही मालूम पड़ेगा कि रीवा की जनता किसको एक बार फिर सुरमौर बनाती है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो कुल मिलाकर रीवा लोकसभा सीट का जो रण है, तमाम सारे फैक्टर, तमाम सारे समीकरण रीवा को लेकर है, और देखना होगा कि रीवा की जनता इस बार किसको चुनती है। IND एनालिसिस में इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।